मैंने एनालाइज किया कि लास्ट 20 सालों में जो जेई टॉपर्स है वो अभी कर क्या रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि इंडिया के हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जाते कर। मैंने 6 जेई टॉपर से भी बात करी जिनमें से 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये समझने के लिए कि उनकी डिसीजंस के पीछे कारण क्या थे। हमारे देश में जेई को कौन टॉप नहीं करना चाहता, एक ऐसा एग्जाम जो वन ऑफ द हार्डेस्ट है पूरी दुनिया में। जेई की सक्सेस रेट बस 1% है, जो हार्वर्ड और एमआईटी जैसी यूनिवर्सिटीज से भी कम है। अब भले ही आप आईआईटीएन ना हो, पर आईआईटी के टॉपर्स अभी कर क्या रहे हैं इससे हम कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हैं। और जो मुझे पता चला वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। इन लोगों के डिसीजंस और उसके पीछे उनके फैक्टर्स क्या थे बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग है। और इससे मुझे पता चला कि हमारे देश में क्या सही है और क्या गलत। एग्जाम्पल लेते हैं 1998 बैच के टॉप 10 रैंकर्स की। रैंक 1 अभिनव कुमार, जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर वो आईआईटी नहीं बल्कि एमआईटी गए और उन्होंने अपनी बैचलर्स करी मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस में। जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पीएचडी करी मैथमेटिक्स में। 6 साल के लिए वो एमआईटी में एक प्रोफेसर थे और फिर उन्होंने ज्वाइन करी रेनेसांस टेक्नोलॉजीज मैसाचुसेट्स में एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। रैंक 2 जयंत कुमार कन्नन, जिनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। आईआईटी मद्रास के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली से अपनी पीएचडी करी और फिर कैलिफोर्निया में गूगल के लिए काम किया। रैंक 3 सोहम मजूमदार, जिन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक करने के बाद मास्टर्स करी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना से और फिर उन्होंने गूगल के लिए काम किया। 2010 में उन्होंने खुद की कंपनी स्टार्ट करी जिसको फेसबुक ने एक्वायर किया। जिसके बाद उन्होंने एक और कंपनी बनाई अपने आईआईटी के दोस्तों के साथ, जिसकी आज वैल्यू है $5.6 बिलियन और इस कंपनी के फाउंडर्स को फोर्ब्स मैगजीन आईआईटी माफिया बुलाती है। रैंक 4 रजत रायला, जिन्होंने आईआईटी कानपुर के बाद अपनी पीएचडी करी स्टैनफोर्ड से और आज वो पिंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। रैंक 5 नितिन गुप्ता, जिन्होंने आईआईटी कानपुर के बाद मास्टर्स करी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना से और आज वो गूगल के लिए काम कर रहे हैं अमेरिका में। आपको कोई पैटर्न दिखा? मैं आपको रैंक 6, 7, 8, 9 और 10 के बारे में भी बता सकता हूँ, पर शायद आप समझ गए होंगे। मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, क्या नोटिस किया आपने? सभी लोग अमेरिका में हैं। बेसिकली इंडिया ने एक फैक्ट्री बना दी है अमेरिकन कंपनीज के लिए, इसलिए आईआईटी का नाम हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी रख सकते हैं। जैसे इस ट्विटर यूजर ने कहा, बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका। हाल ये हो गया कि आईआईटी को कॉन्वोकेशन सेरेमनी में डिग्री के साथ साथ एक फ्री यूएस वीजा भी दे देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जेई में जो ऑल इंडिया रैंक है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, पर आई थिंक हम में से मोस्ट लोग अग्री करेंगे कि ये लोग इंडिया के वन ऑफ द ब्राइटेस्ट और मोस्ट हार्ड वर्किंग लोगों में से एक है, पर ये तो सब अमेरिका जा रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो 1998 की बात है जब इंडिया में इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तो चलो 2009 बैच की बात करते हैं। रैंक 1 गूगल सैन फ्रांसिस्को, जिसके बाद वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए गूगल के साथ। रैंक 2 प्रोफेसर अमेरिका में। रैंक 3 माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन। रैंक 4 गूगल कैलिफोर्निया। रैंक 5 प्रोफेसर एनयूएस सिंगापुर। रैंक 6 काम कर रहे हैं वेमो के लिए, एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी अमेरिका में। रैंक 7 एक ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी लंदन में। रैंक 8 लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है पर उनकी आखिरी जॉब ट्विटर के साथ ही लंदन में। रैंक 9 गूगल कनाडा। रैंक 10 सीनियर एल्गोरिथम ट्रेडर गुड़गांव में। टॉप 10 में इकलौती जिन्होंने कभी इंडिया छोड़ा ही नहीं। तो मतलब 2009 में टॉप 10 रैंक्स में से बस 2 लोग अभी इंडिया में पब्लिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से। मैं वापस बोलता हूँ कि 10 में से बस 2 टॉप रैंकर्स इंडिया में है और ये 1998 और 2009 के टॉपर्स कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस टॉपिक पर एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है जो वही बात कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये पेपर और मेरी सारी दूसरी सोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पेपर ने 2010 बैच के पहले 1000 रैंकर्स को एनालाइज किया, ये देखने के लिए कि आईआईटी के बाद वो लोग जाते क्या है। और इस पेपर की फाइंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितनी आपकी ज्यादा रैंक होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप इंडिया छोड़कर जाओगे। पहले 1000 रैंकर्स में इंडिया से माइग्रेट करने की प्रोबेबिलिटी है 38%। पहले 100 रैंकर्स में ये नंबर 62% हो जाता है और पहले 10 में 90%। अब ऑफ कोर्स हर आईआईटीएन देश छोड़ के नहीं जा रहा, पर खुद सोचो कि पहले 1000 रैंकर्स में नंबर 38% है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। अब इस चीज के पीछे कारण क्या है इसको समझने के लिए मैंने 6 टॉपर से बात करी, 2 जो इंडिया में है और 4 जो अमेरिका में है। पहले अमेरिका वालों से बात करते हैं कि वो अमेरिका गए क्यों। विश्वा अपनी पीएचडी कर रहे हैं वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से। उनको बहुत जल्द रियलाइज हो गया था कि आईआईटी के बाद वो पीएचडी करना चाहते हैं, पर पीएचडी तो आईआईटी में भी होती है। और उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस करी कि आईआईटी में जो भी उनके प्रोफेसर हैं उन सभी की पीएचडी इंडिया के बाहर से है। One main factor was like most professors in my institute, but they didn't do their PhD in India. तो उन्होंने सोचा शायद अच्छे पीएचडी प्रोग्राम्स बस इंडिया के बाहर ही होंगे, पर इसके बावजूद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी प्रोग्राम एक्सप्लोर किया
उनको पता चला कि पीएचडी प्रोग्राम्स में स्टाइपेंड दी जाती है 20 से 27 हजार रुपए हर महीना। like around 27,000 a month or something, which was barely enough for Bombay. 20-25 हजार में मुंबई जैसे शहर में कौन गुजारा कर पाएगा। इसके अलावा उनको ये बताया गया कि उनको ट्यूशन फी भी भरनी है, तो स्टाइपेंड है 20-25 हजार की और ट्यूशन फी भी भरनी है, तो सेविंग्स हो गई तेल लेने। विश्व पीएचडी करना चाहते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और वो फोकस करना चाहते थे एक मॉलिक्यूल प्रोग्राम के बारे में, पर कोई इंडियन यूनिवर्सिटी ये कर ही नहीं रही थी। I was interested in this molecular programming project, and none of the Indian universities were a part of it. ऐसा ही मोटिवेशन था कपिल वैद्या का, जो आईआईटी बॉम्बे के बाद एमआईटी गए कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए और अब अमेज़न वेब सर्विसेज में काम कर रहे हैं। और विश्व की तरह आईआईटी में कपिल के लिए बहुत क्लियर हो गया था कि बेस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स तो अमेरिका ही जाते हैं, तो वो भी उधर ही जाएंगे। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, बेस्ट पीएचडी प्रोग्राम्स तो अमेरिका में ही है। मतलब टेक के लिए बे एरिया इज द बेस्ट प्लेस टू बी, आई थिंक, क्योंकि लाइक कंपनी स्टार्टअप्स वाइज एनी क्राइटेरिया फॉर टेक। ये जो टॉप रैंकर्स हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट्स में काम करना चाहते हैं जहाँ इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो। हमें ऐसे एनवायरनमेंट्स इंडिया में भी बनाने होंगे। अंशुमन सिंह और अभिमन्यु सक्सेना दोनों इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अमेरिका में काम किया। अभिमन्यु ने न्यूयॉर्क में और अंशुमन फेसबुक के एक अर्ली एम्प्लॉय थे, पर आज वो इंडिया में है क्योंकि वो इंडियन इंजीनियर्स को वही एक्सपोजर देना चाहते हैं जो उनको अमेरिका में मिला था। इसलिए उन्होंने बनाया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अगले टेक एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने के लिए। और मैं एक स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दूंगा जिसकी डिटेल्स आपको बाद में मिलेगी। अमेरिका अपनी 3% जीडीपी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंड करता है, जबकि इंडिया बस 0.6%। इंडिया में सरकार की छोड़ो प्राइवेट कंपनीज भी R&D में इन्वेस्ट नहीं कर रही। रिलायंस जैसी प्राइवेट कंपनीज ने भी अनाउंस किया कि पिछले 4 सालों में उन्होंने 11,000 करोड़ रुपए खर्च करे R&D में, जो उनके एनुअल रेवेन्यू में 1% से भी कम है। इंडिया में कई पीएचडी स्टूडेंट्स को बस 10,000 रुपए मिलते हर महीने की स्टाइपेंड के लिए, और कई को तो एक्सपेरिमेंट्स की फंडिंग के लिए भीख मांगनी पड़ती है। 2017 में वैष्णवी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सेल बायोलॉजी लैब में एक रिसर्चर थी। वो कई महीनों के लिए वेट करती रही कि सरकार से पैसा आएगा उनकी रिसर्च के लिए, पर वो आया ही नहीं। इस वजह से वो जर्मनी चली गई अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। पर हर कोई यूएस नहीं जाता पीएचडी के लिए, अमन और तथागत के अलग रीजन से। अमन बंसल ने 1 साल इंडिया में काम किया स्टैनफोर्ड जाने से पहले, और अब वो सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप लिए काम कर रहे हैं। वो स्टैनफोर्ड गए क्योंकि वो एआई के बारे में पढ़ना चाहते थे और नए लोगों से मिलना चाहते थे। जब मैं आईटी में था तब एआई के कोई कोर्सेज नहीं थे वहाँ पे। वहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ 2 ही कोर्सेज करे थे और शायद इतने थे भी नहीं उससे ज्यादा। तो एक वो एंगल था, थोड़ा सा एंगल था कि शायद यहाँ पर इतने मतलब हर जगह से लोग आते हैं, उनसे मिलेंगे तो थोड़ा शायद काफी कुछ नया सीखने को मिले, काफी नए लोगों नए एक्सपीरियंसेस मिले, नए पर्सपेक्टिव्स मिले। तथागत वर्मा जिन्होंने भी स्टैनफोर्ड से अपनी एमएस करी और अब सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उनको पहले से ही पता था कि वो अपनी स्टार्टअप एक दिन लॉन्च करेंगे और उससे पहले वो एक अच्छे स्टार्टअप में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया के कई स्टार्टअप्स में अप्लाई तो किया था आईआईटी के बाद, पर उनको इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। When the master's results came, so I got into Stanford. So that's why like it was pretty easy for me to decide कि अच्छा ठीक है, मतलब since it is Stanford, I'll go. Like if it was some other school, then I would have then I would have to think more. इंडियन स्टार्टअप्स में भी अप्लाई किया और साथ साथ स्टैनफोर्ड में भी। जब स्टार्टअप्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था और स्टैनफोर्ड का एक्सेप्टेंस आ गया तो वो उधर चले गए। इन सभी लोगों से बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि आईआईटीएंस के पास ब्रॉडली 4 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो टेक में काम कर सकते हैं, चाहे गूगल हो या फिर एक छोटी स्टार्टअप, एक कंसल्टिंग कंपनी के लिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हैं, और आखिरी ऑप्शन है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी का। ये ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं जो एल्गोरिथम्स यूज करती हैं ताकि जैसी प्राइस चेंज हुई कुछ माइक्रो सेकंड में ही वो मुनाफा कमा पाए। बाय द वे ये वही कंपनीज है जिनके खिलाफ इंडियन रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स कंपटीशन में है। तो अगली बार आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना, याद रखना कि आपका कंपटीशन वैसी कंपनीज है जो इंडिया के आईटी टॉपर्स को लेती है। जो आपको आईटी के करोड़ों पैकेजेस के बारे में न्यूज हेडलाइंस मिलती है ना, वो इन्हीं कंपनीज के बारे में होती है। ऐसी कंपनीज जैसे ग्रेविटॉन या फिर टावर रिसर्च इंडियन ग्रेजुएट्स को सबसे ज्यादा सैलरी देती है, 1 करोड़ से भी ऊपर। और वो आईटीएम जिनको सबसे ज्यादा सैलरी चाहिए होती है वो यूजुअली इन कंपनीज में काम करते हैं। अब इन कंपनीज के ऑफिसेज हांगकांग और सिंगापुर जैसी जगह भी है, और अब मुंबई और दिल्ली में भी है। पर ये ऑफिसेज इंडिया में 10-20 साल पहले नहीं थे, इसलिए आज कई आईटीएंस इंडिया में रहते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसी कंपनीज को ज्वाइन करके वो खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। पर तथागत इन कंपनीज में इंटरेस्टेड नहीं थे। मुझे ट्रेडिंग में उतना खास इंटरेस्ट तो नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग इज लाइक प्रीटी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्टार्टअप्स।
तो मतलब like for me like I had a very clear thing कि मुझे at some point मतलब खुद का कंपनी शुरू करना है, तो उसके लिए मुझे ऐसा एनवायरनमेंट करना है जो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप एक्सपीरियंस गेन करेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों से जो इंडिया में है। याद है कि मैंने आपको बताया था कि आईटीएस के पास मेनली 4 ऑप्शंस होते हैं, 5th ऑप्शन भी है पर वो बहुत ही रेयर है, इंडियन सरकार के लिए काम करना। और पृथ्वी तेज की ऐसी ही यूनिक स्टोरी है। उन्होंने कोरिया में सैमसंग के लिए काम किया 1 साल के लिए और उसके बाद वो इंडिया आए एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। I wanted to join civil services since my childhood. पर आईटी में जाने के बाद उनको पता चला कि इधर तो कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्यों ना मैं कोरिया में काम करूं सैमसंग के लिए। पर कुछ महीने के बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि सेटिंग बैठ नहीं रही। वो घर भी बहुत मिस कर रहे थे, बचपन से ही वो हॉस्टल में रहते थे अपने परिवार से दूर, और वो इस चीज को चेंज करना चाहते थे। I've been studying in hostel since my 7th standard. I've never lived close to my family in all my adult life. Whatever little time we still have, I wanted to spend close to my family, my parents and all. उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया आएंगे और यूपीएससी का एग्जाम देंगे, जो उन्होंने क्लियर किया पहले अटेम्प्ट में। सज्जल गुप्ता के लेकिन अलग रीजन है। आईटी के बाद उन्होंने गोल्डमैन सैक्स में काम किया इंडिया में, फिर वो एक प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बने और आज अपनी खुद की स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि गोल्डमैन सैक्स के बाद उन्होंने यूएस जाने के लिए जरूर सोचा था, पर दोस्तों और परिवारों के पास रहना चाहते थे। फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास लाइक आई वांटेड टू बी क्लोज टू लाइक सोशल लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उनके अंदर शुरू से एक एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था और वो कीड़ा इंडिया में ही सैटिस्फाई हो रहा था, इसलिए यूएस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ओन कंपनी, तो इस टाइप की चीजें में इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मुझे कभी वो फील नहीं हुआ कि यूएस में जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मुझे इंडिया में करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आपको पता है एक चीज जिसने मुझे बहुत सरप्राइज किया, सभी लोग जो यूएस गए उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंडिया के टैक्स सिस्टम, गंदगी और पोल्यूशन की वजह से वो यूएस जा रहे हैं। सभी का डिसीजन करियर फोकस था। ये शायद इसलिए क्योंकि वो सभी यंग है और ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स अभी उनके लिए इतने मायने नहीं रखते। पर यूएस में एक बार रहने के बाद कई लोग लाइफस्टाइल के बारे में जरूर सोच रहे हैं इंडिया आने से पहले। सज्जल ने भी यही आर्गुमेंट के बारे में बात करी मुझसे। इंडिया में एक तो सब लोग टैक्स नहीं देते, मतलब सैलरीड पीपल पे टैक्स, बट देयर इज अ बिग करप्ट सेगमेंट जो नहीं देती, तो वो एंड सिविक कम्युनिटीज व्हिच यू वांट आफ्टर पेइंग टैक्स यू सॉर्ट ऑफ फील लैकिंग, सो वो एक थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, सिर्फ मैं लाइक सम लाइक द बिल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी वेयर आई लिव इन वो प्रॉब्ली नहीं देता अपना टैक्स, जबकि वो ही ओन्स द फ्लैट व्हिच आई एम रेंटिंग फॉर एग्जांपल। जो लोग इंडिया में है वो जरूर लाइफस्टाइल के बारे में सोच रहे हैं, तो लोग टैक्स देने से परेशान नहीं है, वो परेशान है कि टैक्स की बजाय उनको रिटर्न क्या मिल रही है। और वो लोग जो चूज करते हैं इंडिया में रहने के लिए, वो या तो पर्सनल रीजंस की वजह से करते हैं या फिर उनको लगता है कि वो काफी पैसा और एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशंस इंडिया में ही पूरी कर सकते हैं। जबकि वो लोग जो इंडिया छोड़कर जाते हैं यूजुअली सबसे बेस्ट रिसर्च और टॉप टेक कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं। कि इंडिया में देयर आर वेरी गुड टेक जॉब्स, राइट, कि टेक में अच्छी कंपनी है, दे लाइक लिविंग इंडिया, बट टेक में अ लॉट of people what happens is they really want to do the best they can do, like they can get into say Google in the US, Facebook in the US, so wo wala levels of compensation as well as the sort of seniority is probably difficult to get in India unless you are joining an early stage startup and you become a CTO of a company. अब मैं जानता हूँ कि जो मेरा इंटरव्यू सैंपल था वो बस 6 लोगों का था और सीएस बायस था, क्योंकि जेई के टॉप रैंकर सीएस ही चूज करते हैं। पर फिर भी इन लोगों के डिसीजन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर इंडिया को अपना टैलेंट रिटेन करना है, हमें क्या करना होगा? R&D में इन्वेस्ट करना होगा और देश को सुधारना होगा। तब शायद कई लोग जो अभी यूएस में है वो वापस इंडिया आ जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उस 100% स्कॉलरशिप के बारे में जो मैं स्केलर के एक स्टूडेंट को दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे कॉलेजेस से अलग कैसे है। मैं आपको बताता हूँ। SST 4 साल की कंप्यूटर साइंस और AI में डिग्री ऑफर करता है बेंगलुरु में, जिसका फोकस बस थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं बल्कि एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है। आपके टीचर्स वो लोग होंगे जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और उबर जैसी कंपनीज में एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं, इसलिए बस आपको एक डिग्री नहीं मिलेगी बल्कि एक्सपीरियंस मिलेगा जिसकी मांग है जॉब मार्केट में। उनके पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की ऑडिटेड रिपोर्ट ने दिखाया है कि 94% लोग जो उनके कोर्स को कंप्लीट करते हैं उनको जॉब मिलती है और एवरेज सैलरीज हैं 18 से 20 लाख रुपए। इंडिया के जो टॉप 80% यूनिकॉर्न्स हैं वो स्केलर से हायर करती है और इंडिया के बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने के लिए SST 100% स्कॉलरशिप देता है उन स्टूडेंट्स को जो IMO और IOI जैसे प्रेस्टिजियस कॉम्पिटिशन्स में फाइनलिस्ट हैं। क्योंकि मैं उनके मिशन में बिलीव करता हूँ, इसलिए मैं एक स्टूडेंट को 100% स्कॉलरशिप दे रहा हूँ। आपको बस स्केलर नेशनल स्कॉलरशिप और एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्टर करना है नीचे दिए हुए लिंक से। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और हम चिल भी करेंगे, जैसे मैंने पिछले स्कॉलरशिप विनर के साथ किया था, हर्ष। तो लोगों को बताओ इस प्रोग्राम के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करो एंड स्टार्ट योर जर्नी विद SST।